अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग जीएसटी का डिमांड एंड रिकवरी देखेंगे। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैं केवल आपको ना समझाऊंगा बल्कि याद करवा के भी दूंगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा कॉपरेट करोगे, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छी क्वालिटी का हेडफोन लगाकर ये वीडियो देखोगे और सुनोगे। यहाँ पर लिखने के लिए, मार्क करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको अलग से टाइम नहीं देने वाला। इसलिए जो कुछ भी लिखना है, मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, आप उसको पॉज करके लिखोगे, मार्क करोगे, अंडरलाइन करोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी। ये डिमांड एंड रिकवरी में हम लोग देखेंगे जीएसटी को डिमांड करके रिकवरी कैसे कैसे करा जाता है। इससे पहले हमारे लिए एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परिभाषा को बताता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परिभाषा को बताता है। हम लोग अपील एंड रिवीजन चैप्टर में भी और जीएसटी पढ़ते वक्त कई जगह इस परिभाषा को देखते हैं। इसका दो अहम कारण है। एक तो इसका रिलीवेंस काफी है, दूसरा कि इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट सब काफी हुआ है लगातार कुछ वर्षों में। तो हम लोग बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परिभाषा के बारे में। जो बंदा भी, कोई भी अगर ऑर्डर या डिसीजन सुनाने के लिए कैपेबल होता है, जिसको अपॉइंट या ऑथराइज किया जाता है ऑर्डर या डिसीजन सुनाने के लिए जीएसटी के तहत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेंगे। लेकिन 4 कैटेगरी के लोग इसमें नहीं आते हैं। कौन कौन? एक बोर्ड, दूसरा रिविजनल अथॉरिटी, तीसरा कैटेगरी में 3 लोग हैं। तीसरा कैटेगरी में 3 लोग को मैंने रखा है, ठीक है। एक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, दूसरा एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और तीसरा ट्राइब्यूनल। ये लोग भी आपके कौन होंगे? ये लोग भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहलाएंगे। ये लोग भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 171 सबसेक्शन 2 के नोटिफाइड लोग। जी हां, ये भी नया नया सेक्शन है। 171 सबसेक्शन 2 ये बोलता है एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर के बारे में। क्या होता है कि आईटीसी की वजह से आईटीसी को बढ़ा दिया गया या फिर जीएसटी का रेट को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन किसी ने अपने गुड्स या सर्विस का जो प्राइस होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस नहीं किया अकॉर्डिंगली। इस बात को एग्जामिन करने के लिए जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट आपने अपने गुड्स एंड सर्विस के प्राइस को रिड्यूस क्यों नहीं किया? जब आपके आईटीसी को हमने बढ़ा दिया या फिर जीएसटी का रेट को कम कर दिया, आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना था, कम करना था अपने प्राइस को। अगर नहीं किया तो उसके लिए गवर्नमेंट जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है ना, उसको 171 सबसेक्शन 2 के नोटिफाइड लोग बोले गए। ये लोग भी आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं। तो 4 प्रकार के लोग, सीबीआईसी, रिविजनल अथॉरिटी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपिलेट ट्राइब्यूनल और 171 सबसेक्शन 2 के एंटी प्रॉफिटरिंग वाले नोटिफाइड लोग, ये लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं। बाकी जीएसटी लॉ के तहत कोई भी ऑर्डर या डिसीजन सुनाने के लिए अपॉइंट या फिर आपका ऑथराइज किया जाता है, उसको आप क्या बोलोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलोगे। हम अब हमारे मुख्य मुद्दे पे आते हैं, सेक्शन 73, 74, ठीक है। 74 में आप देखोगे 4 शब्द के एफ को हमने चुरा लिया। इसको हमने एफ से बोला फ्रॉड वाला मामला, यानी कि सेक्शन नंबर 74 आपके दिमाग में आते के साथ फ्रॉड वाला मामला होना चाहिए। वैसे तो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, FWS, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट। यहां पर कहानी क्या होती है? अगर आप पर जीएसटी लेवी नहीं हुआ, किसी कारण से लेवी होना था, ठीक है, लेकिन आपने लेवी नहीं होने दिया, नॉट लेवी या फिर शॉर्ट लेवी, ठीक है, नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी। दूसरा कारण है पेड। आपको जीएसटी पे करना था सरकार के खाते में, उसको आपने पेड नहीं किया, नॉट पेड या शॉर्ट पेड। उसके बाद तीसरा कारण है इरोनियस रिफंड। जी हाँ, रिफंड चैप्टर में आपने क्या किया? बेईमानी करके, ठीक है, किसी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सपरेशन ऑफ फैक्ट या अन्य किसी प्रकार तरीकों से, गलत तरीकों से आपने इरोनियस तरीकों से रिफंड करवा लिया। तो इन सब सिचुएशन में बताया गया है कि अगर आपकी जो रिकवरी होगी वो सेक्शन 73 के तहत होगी, अगर बिना फ्रॉड वाला मामला है। अगर फ्रॉड वाला मामला है तो 74 के तहत रिकवरी होगी, ठीक है। तो नॉट पेड, शॉर्ट पेड, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी और इरोनियस रिफंड, यहां पर आपको रिकवरी की जाएगी। और रिकवरी करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर उठेगा, प्रॉपर ऑफिसर आएगा और वो आपको पहले काम क्या करेगा? एक सो कॉज नोटिस इशू करेगा। ये सो कॉज नोटिस इशू करेगा
अब जहां तक बात करते हैं कि ये सो कॉज नोटिस इशू करने की भी बड़ी अजब कहानी है। यहां पर जो है सो कॉज नोटिस किस डेट से इशू करेगा, तो यहां पर बोला गया कि सारे मामलों में बोला गया कि जो आपका एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट था, एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट यानी कि आपका जो 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड का, ठीक है, तो वो आपका एनुअल रिटर्न फाइल करने का दिन, और अगर इरोनियस रिफंड का मामला है तो इरोनियस रिफंड डेट, ठीक है, उसके समय सीमा देखी जाएगी। कहां से देखी जाएगी? एनुअल रिटर्न के डेट से देखी जाएगी। अब यहां पर कहानी को हम लोग बात करते हैं कि यहां पर 3 साल 73 के मामले में देखो, 73 का 3 चुरा लिया तो 3 साल, 74 का 5 ईयर, 74 के यानी कि फ्रॉड वाले मामले में 5 साल की सीमा है, और 73 के मामले में, सेक्शन नंबर 73 के मामले में 3 इयर्स की सीमा है। अब यहां पर जो आपका डिमांड ऑर्डर दे देना है, रिकवरी का ऑर्डर देने की ये सीमा है 3 साल या 5 साल के अंदर, तो सो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं? सो कॉज नोटिस में कहा गया है कि ये ऑर्डर देने के 3 महीने पहले तक, बिफोर 3 मंथ्स, यानी कि आपका 3 साल बीतने से 3 महीने पहले तक। 5 साल वाले में बोला गया है कि 6 महीने पहले तक, ठीक है, 6 महीने पहले तक। अब इस बात को हम समझते हैं कि सो कॉज नोटिस कब तक दे सकते हैं, ऑर्डर कब तक सुनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 73 यानी कि नॉन फ्रॉड वाले मामले में। यानी कि मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कब है? 18-19 है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि कौन सा दिन आपको एनुअल रिटर्न फाइल कर लेना है। तो 31 दिसंबर 2019, ठीक है। अब ये एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है, आपको इस तक में फाइल करना है। यहां से हम लोग कंसीडर करना चालू करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो ड्यू डेट है उसके 3 साल के अंदर में 73 का ऑर्डर सुना देना है। ऑर्डर सुना देना है यानी कि कब तक ऑर्डर सुना देना है? आपका ऑर्डर सुना देना है यहां पर 19 के बाद 20, 21, 22 यानी कि 31/12/22 तक ऑर्डर सुना देना है। उसके 3 महीने पहले तक सो कॉज नोटिस दे सकते हैं। उसके 3 महीने पहले तक यानी कि 30 सितंबर 2022 तक सो कॉज नोटिस दे देना है, और 31 दिसंबर 2022 तक आपका ऑर्डर सुना देना है, ठीक है। 73 का ऑर्डर सुना देना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में बिठा लेनी है। तो यहां पर हम लोगों ने मामला क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि ऑर्डर सुनाने का समय सीमा दिया गया है 3 साल, लेकिन 3 महीने पहले तक सो कॉज नोटिस केवल दिया जा सकता है, ठीक है। 3 महीने पहले तक सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। जब हमारा सारा नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, नॉट पेड, शॉर्ट पेड वाला मामला होगा तो हम लोग एनुअल रिटर्न का डेट देखेंगे, और अगर इरोनियस रिफंड का मामला होगा तो इरोनियस रिफंड के डेट से काउंट करना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा सो कॉज नोटिस इशू करने के बारे में, और दूसरी बात हम लोगों ने देखी किस चीज के बारे में? ऑर्डर के बारे में। ये 73 के मामले। अब 74 की बात हम लोग करते हैं। यहां पर देखा था कि कम से कम 6 महीना पहले यानी कि साढ़े चार साल के अंतर्गत जो भी आपका ड्यू डेट होगा, रिलीवेंट डेट से आप 4.5 साल के अंतर्गत सो कॉज नोटिस इशू कर दोगे प्रॉपर ऑफिसर, और 5 साल के अंदर आपको क्या करना है? ऑर्डर सुना देना है सेक्शन 74 का, फ्रॉड वाले मामले में। तो चलिए इसी बात को हम लोग एक बार समझते हैं। यहां पर भी बात करते, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 18-19 है। 18-19 है तो आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट कौन सा हो गया? 31 दिसंबर 2019, ठीक है। अब यहां से हम लोग 5 साल काउंट करते, तो 5 साल काउंट करेंगे तो ऑर्डर कब तक दे देना है? 31/12/2024 तक ऑर्डर दे देना है, 31/12/2024 तक। लेकिन 6 महीना पहले तक सो कॉज नोटिस दे सकते हैं। तो सो कॉज नोटिस देने का डेट कौन सा हो गया? 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर 2024 तक जो है वो आपको सो कॉज नोटिस इशू कर देना है। यानी कि यहां पर हम लोग अगर कंक्लूड करते हैं तो सो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट अगर देखते हैं तो यहां पर सो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है 4.5 साल का, ऑर्डर सुनाने का 5 साल का। यहां पर हम लोग कंक्लूड करते हैं तो यहां पर बोला गया 2 साल 9 महीने, ठीक है, 2 years 9 मंथ, ठीक है। उसके अंदर में क्या करना है? 73 वाले मामले में सो कॉज नोटिस इशू कर देना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं 73, 74 में, और ऑर्डर कब तक सुना सकते हैं। जी हाँ, सेक्शन नंबर 73 आपको क्या बोलता है? नॉन फ्रॉड वाले मामले को। 74 क्या बोलता है आपको? फ्रॉड वाले मामले को। अब यहां पर बात करते हैं कि जो भी ऑर्डर सुनाना है, क्योंकि आपने जो है नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, नॉट पेड, शॉर्ट पेड और इरोनियस रिफंड का मामला है,
तो यानी कि आपको पेनाल्टी तो लगेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी के बारे में कि पेनाल्टी कब लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 73 और 74 में पेनाल्टी। 74 यानी कि फ्रॉड वाला मामला। अब यहां पर इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। बिफोर सो कॉज नोटिस, सो कॉज नोटिस से पहले ही आपने जो है वो क्या करा, जो भी टैक्स इंटरेस्ट आपका बनता है वो आपने पे कर दिया। तो क्या सवाल उठता है कि 73 यानी कि नॉन फ्रॉड वाले मामले में आप पेनाल्टी से बच सकते हो, 74 में क्या फ्रॉड वाले मामले में पेनाल्टी से बच सकते हो? तो जवाब यह है कि 73 वाले मामले में बिफोर सो कॉज नोटिस अगर आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर दिया तो आप पेनाल्टी से बच जाओगे, पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन फ्रॉड वाला मामले में बिफोर सो कॉज नोटिस आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर दिया, फिर भी 15% ऑफ टैक्स आपको पेनाल्टी लगेगी, क्योंकि फ्रॉड हो ना तो कम से कुछ तो पेनाल्टी लेगा। ठीक है, यहां पर नॉन फ्रॉड वाले मामले में बिफोर सो कॉज नोटिस पेमेंट कर दिया तो कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ये बात आपको जानना है, ये हमारा पहला कैटेगरी बोलता है। यानी कि यहां पर आपके सारे जो भी प्रोसीडिंग होंगे ना वो कंक्लूड मान लिए जाएंगे। बिफोर सो कॉज नोटिस आप पेमेंट कर दो, इंटीमेशन दे दो, सारे प्रोसीडिंग कंक्लूड माने जाएंगे। अगर आपने बिफोर सो कॉज नोटिस कम पे किया तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना उसका ही केवल आपको नोटिस मिलेगा, जो समय सीमा देखा था हम लोगों ने उसके अंतर्गत। यहां पर जो बिफोर सो कॉज नोटिस पेमेंट कर दिया तो एक्सेप्ट सेक्शन 132 एक सेक्शन है, उसके अलावे सारे जो भी चल रहे प्रोसीडिंग थे उसको कंक्लूड मान लिए जाएंगे। तो पहली बात उम्मीद करता हूं कि बिफोर सो कॉज नोटिस वाला आपको समझ में आ गया होगा कहानी। सो कॉज नोटिस इशू करने से पहले पेनाल्टी को क्या 73 मामले में बचाया जा सकता है? जी हां, बचाया जा सकता है। बिफोर सो कॉज नोटिस आपको इंटीमेशन मिला या किसी प्रकार से आपको जानकारी मिली तो उससे पहले आपने अपना टैक्स एंड इंटरेस्ट पे कर दिया और आप 73 वाले हो, यानी कि नॉन फ्रॉड वाले मामले में हो। लेकिन अगर फ्रॉड वाले मामले में हो तो बिफोर सो कॉज नोटिस पेमेंट किया तो भी टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा आपको 15% ऑफ टैक्स की पेनाल्टी लग जाएगी। अब यहां पर पेनाल्टी दे दिया, अगर वो शॉर्ट पड़ा, कम पड़ा, उसके बावजूद भी शॉर्टेज हुआ तो वो डिफरेंस अमाउंट का आपको नोटिस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर इंटीमेशन दे दिया तो और सारा पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो 74 मामले में 15% पेनाल्टी के साथ 73 मामले में पेनाल्टी लगेगी ही नहीं। यहां पर आपने टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में सारे प्रोसीडिंग आपके कंक्लूड मान लिए जाएंगे। अब हमारा दूसरा कैटेगरी देखते हैं, विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज में दो कैटेगरी है, एक सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर में, दूसरा ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर में। सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर में अगर आप टैक्स इंटरेस्ट को पे कर देते हो तो जी हां, ये 73 यानी कि आप फ्रॉड नहीं हो तो उसमें इतना मेहरबान है कि भले ही आपको सो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया, सो कॉज नोटिस के आधार पर अगर 30 दिनों के अंदर में आप पे कर देते हो तो 73 वाले मामले में अभी भी आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। जी हां, अभी भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 74 फ्रॉड वाले मामले में बोला कि आपको पेनाल्टी लगेगी, लेकिन 25% ही केवल लगेगी, 25% ही केवल पेनाल्टी लगेगी। आपका जो भी सो कॉज नोटिस इशू किया गया था फ्रॉड वाले मामला है, टैक्स इंटरेस्ट और 25% ऑफ टैक्स तक आपको पेनाल्टी लगेगी। मतलब आप पेनाल्टी से कम कर सकते हो। बिफोर सो कॉज नोटिस 15% था, अब यहां पर 25% का है। अब यहां पर अगली कहानी देखते हैं कि अगर विद इन 30 डेज ऑर्डर के आप पेमेंट करते हो तो। अब यहां पर ऑर्डर की बात आती है, यहां पर देखो टर्म नोटिस है। अब नोटिस के बाद अगली कहानी, प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा? ऑर्डर दे दिया, अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो उस सिचुएशन में आपका अगर 73 वाला मामला है तो हर हाल में ऑर्डर के बाद 10,000 और 10%, ठीक है, विचएवर इज हायर की पेनाल्टी लगती है। 10,000 और 10% विचएवर इज हायर की पेनाल्टी लगती है हर हाल में, ठीक है, 73 वाले मामले में, यानी कि नॉन फ्रॉड वाले मामले में कभी भी, जैसे कि आपने देखा, भले ही 30 डेज के अंदर पे करो या 30 डेज के बाद पे करो, आपको पेनाल्टी तो उतनी ही लगेगी, 10,000 और 10%, विचएवर इज हायर, ठीक है, 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विचएवर इज हायर। यानी कि अब तक हम लोग अगर कंक्लूड करें तो सेक्शन 73 की बात, नॉन फ्रॉड वाले मामले की बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि बिफोर सो कॉज नोटिस पे कर दिया तो नील, सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर में पे कर दिया तो नील। लेकिन अगर ऑर्डर आ गया ना तो ऑर्डर आने के बाद हर हाल में आपको पेनाल्टी कितनी लगेगी? 10,000। 73 वाला मामला है 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विचएवर इज दोनों में हायर।
आपको पेनाल्टी लग जाएगी। यानी कि दो ही रास्ते आपको मिले थे आपको अपनी पेनाल्टी को बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 74 के मामले के बारे में। सेक्शन नंबर 74 हमको क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 74 में हम लोगों ने देखा कि बिफोर शो कॉज नोटिस पे कर दिया तो 15% पेनाल्टी लगेगी। अगर शो कॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर में पे कर दिया तो 25% पेनाल्टी लगेगी। अगर ऑर्डर के 30 डेज के अंदर में पे कर दिया तो 50% पेनाल्टी लगेगी। लेकिन ऑर्डर का भी 30 डेज क्रॉस कर गया तो पूरा का पूरा 100% ऑफ टैक्स आपको पेनाल्टी लग जाएगी। 100% ऑफ टैक्स पेनाल्टी लग जाएगी। यही बात यहां पर बताई गई आफ्टर 30 डेज। तो यहां पर जो है 74 के मामले में बोला 100% पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर में पे कर दिया तो पेनाल्टी आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी 50% तक 74 के मामले में, ठीक है। शोकॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर में कर दिया था तो 25% और बिफोर शोकॉज नोटिस कर दिया था तो 15%। तो उम्मीद करता हूं कि ये पेनाल्टीज आपको याद हो गई होगी। जी हां, मैं उम्मीद करता हूं कि पेनाल्टी आपको याद हो गई होगी। इसका मतलब पूरी कहानी आपको अब तक समझ में आ गई होगी। 3 साल वाला कंसेप्ट, 5 साल वाला कंसेप्ट, ठीक है, एनुअल रिटर्न वाला कंसेप्ट, उसके बाद पेनाल्टी अगर बिफोर शोकॉज नोटिस या विद इन 30 डेज शोकॉज नोटिस के, या फिर ऑर्डर के 30 डेज के अंदर में, या फिर ऑर्डर के आफ्टर 30 डेज के बाद। तो सेक्शन नंबर 73 एंड 74 की कहानी उम्मीद करता हूं कि आप बैक करके सुनोगे और रिवाइज करोगे। अब हम लोग बात करते हैं ये प्रॉपर ऑफिसर के बारे में। ये प्रॉपर ऑफिसर कौन हो सकता है, कितने अमाउंट तक की सीमा तक कौन हो सकता है, ये सर्कुलर नंबर नया सर्कुलर 5/2018 आपको बताता है। जी हां, सर्कुलर नंबर 5/2018 बताता है कि कौन सा प्रॉपर ऑफिसर भाई साहब शो कॉज नोटिस इशू करेगा। कौन सा प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू करेगा। अब यहां पर बात आती है कि कहानी एक 10 लाख तक की सीमा है। तो अगर केवल जीएसटी है, केवल जीएसटी का पैसा है यहां पर डिमांड एंड रिकवरी, या फिर जीएसटी के अलावा ओनली आईजीएसटी है, या फिर आईजीएसटी प्लस जीएसटी है, सीजीएसटी है, ठीक है। तो सीजीएसटी ओनली है तब, ठीक है। और अगर आईजीएसटी अकेला है या आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ है तब, तो उस सिचुएशन में कौन ऑफिसर हो सकता है। तो जहां तक हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर 10 लाख तक का मामला है डिमांड एंड रिकवरी का, तो प्रॉपर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट हो सकता है, सुपरिटेंडेंट हो सकता है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट तक। फिर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कम से कम एसीडीसी रैंक का होगा, कम से कम एसीडीसी रैंक का होगा, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर मामला चला गया तो कम से कम एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर रैंक का होगा, कम से कम एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर रैंक का होगा। यही बात यहां पर बताई गई है। अगर ओनली आईजीएसटी है या फिर आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी है तो 20 लाख तक सुपरिटेंडेंट प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है। 20 लाख के ऊपर यहां पर डबल हो जाता है। देखो आईजीएसटी है इसलिए डबल हो गया, 1 करोड़ के बदले में 2 करोड़ हो गया। तो आपका 20 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक, 20 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक एसीडीसी हो मिनिमम रैंक का होगा। और 2 करोड़ से ऊपर की जब बात आती है आपका, तो यहां पर कौन होगा, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सर्कुलर 5/2018 से। अब हम बात करते हैं हमारी अगली कहानी की, सर्कुलर 50/2018। ये क्या बोलता है कि अगर जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद भी आपने फाइल किया ना, तो 73-74 बोलकर फ्रॉड नहीं हुआ आप, या फिर नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, नॉट पेड, शॉर्ट पेड और या इरोनियस रिफंड का मामला नहीं है। आपने अपना जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद भी फाइल किया और टैक्स इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है तो 73-74 की पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आपको जनरल पेनाल्टी लगाई जा सकती है। जनरल पेनाल्टी जो है सेक्शन 125 वाली लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर ने बताया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन के बारे में। जी हाँ, हम लोग अब बात करेंगे जनरल प्रोविजन के बारे में, जो कि टैक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जनरल बातें हैं। अब ये जनरल बातें क्या क्या होती है। 73-74 हमने देखा था, अगर कोई बंदा कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास चला गया और उसने स्टे लगा दिया तो वो स्टे का समय सीमा 3 साल और 5 साल में से एक्सक्लूड होगा। तो यानी कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने स्टे लगा दिया तो स्टे का जो समय सीमा होगा वो 3 साल या 5 साल पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर बोला कि अगर नो फ्रॉड, जो कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल, ठीक है, कैट मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, कोर्ट अथॉरिटी या कोई ट्राइब्यूनल बोलता है कि फ्रॉड वाला मामला नहीं है, ये कंक्लूड किया, मतलब आपने 74 में डील करना चालू कर दिया था, लेकिन बोला कि 74 का मामला ही नहीं था, बाद में पता चला फ्रॉड का मामला नहीं है, तो वही नोटिस को 73 में कंटिन्यू मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि आपने टाइम पर नोटिस दे दिया था 73 के समय सीमा के अंतर्गत और कंक्लूड मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी का 3 इयर्स क्रॉस कर चुका है, किसी का 3 साल क्रॉस कर गया,
अब क्या बोला कि अभी भी प्रॉपर ऑफिसर सो कॉज नोटिस इशू करना चाहता है तो उस पर आरोप लगा देगा, क्या उस पर आरोप लगा देगा फ्रॉड वाला आरोप। बाद में पता चलेगा कि फ्रॉड था ही नहीं तो बोलेगा कि ये सेक्शन 75 का हवाला देते हुए बोलेगा कि फ्रॉड नहीं है तो क्या हुआ, हमने नोटिस इशू तो कर दिया है, हमने नोटिस इशू कर दिया है तो हम 74 में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि ऐसा सेक्शन 75 बोलता है, सेक्शन 75 का फायदा उठा लेगा प्रॉपर ऑफिसर जो चालाक होगा वो। तो पहले बोला कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने स्टे लगाया तो 3 साल 5 साल में उतना समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरा बोला कि अगर कोर्ट वगैरह ने बता दिया कि फ्रॉड का मामला नहीं है या ट्राइब्यूनल ने बता दिया तो 74 के नोटिस को 73 में कंटिन्यू किया जाएगा। तीसरी बात बताते हैं कि कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्शन देता है कोई ऑर्डर पास करने के लिए डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड। तो ये प्रॉपर ऑफिसर को जब डायरेक्शन दिया ना, उसके डायरेक्शन के 2 साल के अंदर में प्रॉपर ऑफिसर को वो ऑर्डर पास करना है जो कि कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दिया था। ठीक है, तो डायरेक्शन देने के 2 साल के अंदर में प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास कर देना है। फिर जहां तक बात करते हैं कि जब आपकी टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करेगा तभी ही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। जी हां, बड़े ताज्जुब की बात है कि टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट करने पर ही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीडिंग में। फिर जहां तक बात करते हैं कि एडजॉर्नमेंट कितनी बार हो सकता है, अगर सफिशिएंट रीजन हो तो मैक्सिमम 3 बार एडजॉर्न कर सकते हो, मैक्स 3 बार एडजॉर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा एडजॉर्न नहीं कर सकते हो। तो अब तक 75 सेक्शन में हमने क्या क्या बात देखी, हमने देखा कि अगर मान लीजिए कि स्टे लगा दिया गया कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा 73 74 में, तो 3 साल या 5 साल की जो समय सीमा थी उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वो स्टे जितने दिनों के लिए लगाया गया। फिर बोला गया है कि कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल बोला फ्रॉड नहीं था तो 74 के दिए गए नोटिस को 73 में कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बोला कि अगर कैट ने कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है प्रॉपर ऑफिसर को तो डायरेक्शन के 2 साल के अंदर में ऑर्डर देना होगा। फिर बोला गया कि टैक्स पेयर अगर रिक्वेस्ट करेगा तो ही उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। फिर बोला कि मैक्सिमम 3 बार एडजॉर्नमेंट हो सकता है, वो भी अगर सफिशिएंट रीजन है तो। उसके अलावा सेक्शन 75 जनरल बातें और क्या बताता है, ये जो ऑर्डर होगा ना डिमांड एंड रिकवरी का, वो आपका स्पीकिंग ऑर्डर होगा। स्पीकिंग का मतलब ऑर्डर खुद चीख कर चिल्ला कर बोलना चाहिए अपने फैक्ट एंड बेसिस, वो भी राइटिंग में। प्रॉपर ऑफिसर फैक्ट एंड बेसिस को राइटिंग में बताएगा कि किस वजह से मैंने ऐसा ऑर्डर या डिसीजन लिया है। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपका न डिमांड ऑर्डर में टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी 100 कॉज नोटिस से एक्सीड करेगा। 100 कॉज नोटिस में अगर 20 लाख बताया गया था ना तो 20 लाख से एक्सीड नहीं करेगा डिमांड ऑर्डर कभी भी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। 100 कॉज नोटिस में जितना बताया गया है उससे आपका डिमांड ऑर्डर एक्सीड नहीं करेगा। ना एडिशनल ग्राउंड पर डिमांड दिया जा सकता है सेम 100 कॉज नोटिस का हवाला देकर, ना एडिशनल ग्राउंड और ना आपका क्या बोलते हैं उसको, यहां पर क्या बोलते हैं हमने डिमांड ऑर्डर में जो भी आपका पैसा बताया गया है 100 कॉज नोटिस में जितना बताया गया है ना उतने तक मैक्स डिमांड ऑर्डर बता सकता है। ठीक है, तो मैक्स डिमांड किया जा सकता है, एडिशनल ग्राउंड भी नहीं होगा। 100 कॉज नोटिस में जो ग्राउंड बताया गया है ना उसी ग्राउंड का हवाला दिया जा सकता है डिमांड ऑर्डर इशू करते वक्त में। फिर जहां तक बात करते हैं कि कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल में चला गया था बंदा, ठीक है, उसने प्लस माइनस कर दिया, उसने क्या कर दिया, या तो बढ़ा दिया होगा या घटा दिया होगा। ठीक है, अगर बढ़ा दिया या घटा दिया तो उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी भी घटेगा बढ़ेगा। कोर्ट ने अगर प्लस माइनस कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पेनाल्टी भी घटेगा बढ़ेगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा लगता है, चाहे नोटिस में स्पेशली बोले ना बोले, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड पर हर हाल में इंटरेस्ट लगेगा, चाहे नोटिस साफ साफ बोलता है इंटरेस्ट की चर्चा या नहीं बोलता है, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली नेचुरली लगना ही है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर 3 साल या 5 साल की जो समय सीमा थी वो क्रॉस कर गई, यानी कि टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, तो अगर ऑर्डर 3 साल या 5 साल में इशू नहीं किया तो क्या होगा, तो बोला तो था कि आपका 73 में 3 साल और 74 में 5 साल बोला था, लेकिन अगर वो क्रॉस करके ऑर्डर नहीं सुनाए तो क्या होगा, जो अर्लियर प्रोसीडिंग था ना 73-74 से पहले जो प्रोसीडिंग चल रहा था
उसको स्टैंड रिवाइव माना जाएगा, मतलब प्रोसीडिंग या असेसमेंट को पहले वाले को ही कंक्लूड माना जाएगा। ये 73-74 को कंक्लूड नहीं माना जाएगा अगर समय क्रॉस कर गया तो। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका क्या हुआ कि यहाँ पर उसको पेमेंट आपने नहीं किया, ठीक है, जो भी आपका सेल्फ असेसमेंट या इंटरेस्ट का अमाउंट सेक्शन 39 के हिसाब से रिटर्न के टाइम लिमिट तक पे नहीं किया, तो भी आपकी रिकवरी हो जाती है सेक्शन नंबर 79 में। सेक्शन 79 में रिकवरी हो जाती है। सेक्शन नंबर 79 में रिकवरी हो जाती है कब? जब आपने जो है अपना खुद का असेसमेंट किया हुआ टैक्स इंटरेस्ट का पे नहीं किया सेक्शन 39 के रिटर्न तक, तो ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रखनी है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर ये जो आपका बोला कि कोर्ट या अपीलेट ट्राइब्यूनल से स्टे हो जाएगा, उसके अलावा एक कहानी और आती है कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, थोड़ा वेट किया, क्योंकि उसका मामला जो था सेम मामला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अपीलेट के पास, अपीलेट से ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जो है वो गया हुआ है। तो वो डिपार्टमेंट रीजन ले सकता है कि हम 3 साल या 5 साल के अंदर में डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये फलाना कारण है, ठीक है। ये बात जो है सर्कुलर से क्लियर करके बताई गई। सेक्शन 75 को गौर करने पर भी आपको पता चल जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि जिस एक्ट या ओमिशन पर 73-74 में पेनाल्टी लगा दिया गया, 73 और 74 जिस मुद्दे को उठाता है उस मुद्दे पर कोई और हाथ नहीं लगाएगा, यानी कि दूसरी जगह पेनाल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो भी प्रोसीडिंग मतलब कि चल रहा है 73-74 में आते के साथ सारे प्रोसीडिंग जो है स्टैंड एबेटेड माने जाएंगे, मतलब वहीं पर बंद हो जाएंगे। अनलेस कि 3 साल या 5 साल का क्रॉस कर गया सीमा तो वो रिवाइव हो जाएगा, नहीं तो बंद माना जाएगा। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, हम बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 76 के बारे में। तो एक सेक्शन यहां पर मैं बताने के लिए जा रहा हूं जिसका स्लाइड नहीं है, सेक्शन नंबर 76। ये क्या बोलता है? टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। टैक्स आपने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन सरकार को पे नहीं किया। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 76 का सबसेक्शन 1। ये बोलता है कि आपने एक्ट, रूल या रेगुलेशन में, ठीक है, कहीं पर टैक्स के नाम पर कुछ भी कलेक्ट किया है, भले ही आपने सप्लाई नहीं किया, लेकिन टैक्स के नाम पे बेटा पैसा कलेक्ट करोगे ना तो गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 76 का सबसेक्शन 1 आपको धमकी देता है कि भाई साहब अगर एक्ट, रूल या रेगुलेशन के को ओवरराइड करते हुए अगर आपने टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कोई भी पैसा रिसीव किया तो आपको सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा। अगर जमा नहीं करोगे तो क्या होगा? सेक्शन नंबर 76 का सबसेक्शन 2 बोलता है अगर रिटर्न के डेट के साथ आपने जमा नहीं किया तो आपको सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। सो कॉज नोटिस में बोला जाएगा साफ साफ कि जो भी अमाउंट आपने कलेक्ट किया है इंटरेस्ट के साथ और पेनाल्टी इक्वल टू अमाउंट कलेक्टेड, जी हां, पेनाल्टी इक्वल टू अमाउंट कलेक्टेड, पेनाल्टी इक्वल टू अमाउंट कलेक्टेड आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने हमारे टैक्स को बदनाम करने की कोशिश की है, हमारे टैक्स के नाम पर पैसा कलेक्ट किया है। अब हमारे सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। सो कॉज नोटिस के बाद टैक्सेबल पर्सन का रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करने के बाद ही यहां पर डिमांड ऑर्डर देगा। जी हां, यहां पर डिमांड ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं कि सामने वाले को सुनवाई का मौका नहीं देगा। सो कॉज नोटिस जब उसको देगा ना, ये जो सो कॉज नोटिस देगा ना, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेगा, उसके बाद ही डिमांड ऑर्डर देगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको टाइम भी देगा। ये जो कैलकुलेट करेगा ना अमाउंट सो कॉज नोटिस में, उसमें इंटरेस्ट भी लगाएगा सेक्शन 50 के हिसाब से 18% से लेकर 24% तक का रेट, ठीक है, यानी कि सेक्शन 50 के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगाएगा। अगर टैक्सेबल पर्सन राइटिंग में रिक्वेस्ट करता है, जी हां, टैक्सेबल पर्सन को यहां पर भी टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड में आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये जो नोटिस इशू किया गया है ना, इस नोटिस इशू करने के 1 साल के अंदर में, इस नोटिस इशू करने के 1 साल के अंदर में प्रॉपर ऑफिसर अपना ऑर्डर पास करेगा। अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास चला गया बंदा तो जितना अगर स्टे ले आया कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से, तो इस 1 साल में वो स्टे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर का जो ये आपका टैक्स कलेक्टेड के पास जो ये डिमांड ऑर्डर दे रहा है ना, वो भी स्पीकिंग ऑर्डर होगा, मतलब फैक्ट एंड बेसिस बताना पड़ेगा राइटिंग में कि ये ऑर्डर क्यों ले रहे हो, फैक्ट एंड बेसिस बताना पड़ेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि वो बेगुनाह था, उसने कोई पैसा कलेक्ट ही नहीं किया था, जबरदस्ती का उस पर सेक्शन नंबर 76 लगा दिया गया, किसी ने उसकी बुराई कर दी थी, कोई उसका दुश्मन उसके बारे में गलत एविडेंस दे दिया था, ये बाद में पता चला तो क्या करेगा? तो प्रॉपर ऑफिसर दुखी हो जाएगा, माफी मांगेगा और बोलेगा जो भी आपका टैक्स पेबल है ना उससे हम एडजस्ट कर लेते हैं और बाकी आपको रिफंड कर देते हैं।
या फिर अगर वो रिफंड करने वाला बंदा आइडेंटिफाई नहीं होता है तो उसका पैसा अनजस्ट इनरिचमेंट बोलकर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाएगा। वो मिला ही नहीं जिसको वापस करना था, गलती से हमने किसी से कलेक्ट कर लिया, उसने क्लेम ही नहीं किया, तो क्या करेंगे, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा डाल देंगे। मैं आपको फिर से कहानी बता दूं सेक्शन नंबर 76 की, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। अगर एक्ट, रूल या रेगुलेशन के नाम पर कुछ भी पैसा कलेक्ट करोगे तो सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं पे किया रिटर्न के साथ तो जो भी अमाउंट कलेक्टेड या इंटरेस्ट या पेनाल्टी था उसके संदर्भ में सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, और सो कॉज नोटिस के बाद आपको रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाएगा, फिर आपको डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा जिसमें इंटरेस्ट सेक्शन 50 के तहत लगेगा। जी हां, आप राइटिंग में रिक्वेस्ट करोगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर सो कॉज नोटिस के 1 सालों के अंदर में अपना ऑर्डर डिसीजन सुनाएगा यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल से स्टे ले आया तो उस 1 साल में एक्सक्लूड होगा। प्रॉपर ऑफिसर जो भी ऑर्डर देगा वो स्पीकिंग ऑर्डर देगा, फैक्ट एंड बेसिस को बताएगा राइटिंग में। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर सब्सिक्वेंटली ये पता चलेगा कि बेकार ही टैक्स ले लिया तो उसके जो भी टैक्स का बकाया अमाउंट होगा उसमें से एडजस्ट कर देगा उस पैसे को, या फिर सेक्शन 54 के हिसाब से उसने रिफंड क्लेम कर लिया तो उसको रिफंड दे देगा, नहीं तो उसका पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 77 के बारे में। ये 77 एक जैसा दिखता, अगर आपने इंटर को इंट्रा मान लिया, इंट्रा को इंटर मान लिया, यानी कि टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड और पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये बोल दिया गया। ये सेम कहानी सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दी गई है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसने इंट्रा सप्लाई को इंटर मान लिया, इंटर को इंट्रा मान लिया, उसको पता ही नहीं था, मूर्ख था, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रिफंड क्लेम कर सकता है, जो कि रिफंड चैप्टर में एक पॉइंट हम लोग ये भी देखेंगे। तो इंटर इंट्रा, इंटर तो आईजीएसटी पे किया होगा, इंट्रा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी बोलकर पे कर दिया होगा, ठीक है। अब यहां पर कहानी ये आती है कि आपको पे करना था आईजीएसटी लेकिन आपने सीजीएसटी के नाम से पे कर दिया, आपको पे करना था सीजीएसटी लेकिन आपने आईजीएसटी के नाम पर पे कर दिया, तो आप क्या करोगे, यहां पर टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड का आप क्या करोगे, रिफंड क्लेम करोगे, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग के बारे में। सेक्शन 78 बोलता है रिकवरी प्रोसीडिंग, सेक्शन नंबर 79 में रिकवरी की जाती है, लेकिन रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए सेक्शन नंबर 78 है। सेक्शन नंबर 78 कहता है रिकवरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने का। तो सीजीएसटी एक्ट में आपका डिमांड ऑर्डर जो है वो यहां पर जो भी सर्व किया गया, कोई भी डिमांड ऑर्डर सर्व किया गया, कोई भी कहीं भी सीजीएसटी एक्ट में डिमांड ऑर्डर सर्व किया गया, उसके 3 महीनों के अंदर में पे नहीं किया ना तो 79 में रिकवरी होगी, समझ ले। यही बात धमकी देकर सेक्शन नंबर 78 कहता है सीजीएसटी एक्ट में कहीं भी डिमांड ऑर्डर इश्यू किया गया, यानी कि सर्व किया गया, डिमांड ऑर्डर सर्व किया गया, तो 3 महीनों के अंदर में पे नहीं करा ना तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी, सेक्शन नंबर 78 कहता है। लेकिन ये 3 महीनों की समय सीमा को लेस भी कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, अगर उसको इंटरेस्ट और रेवेन्यू में लगा तो, यानी कि 3 महीने के अंदर में तो आपको पे करना, लेकिन आपको कम समय भी दिया जा सकता है अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई डाउट हुआ आप पर। तो ये बात हमने क्या जानी, सीजीएसटी एक्ट में वही जो भी डिमांड ऑर्डर इशू करेगा ना उसके 3 महीनों के अंदर में आके पे करो, या लेसर पीरियड जो प्रॉपर ऑफिसर ने बताया है, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 79 में स्टार्ट कर देंगे बेटा। धमकी ऐसा करके दे रहा है ये सेक्शन। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन नंबर 79 बोलता है मोड ऑफ रिकवरी, मोड ऑफ रिकवरी। यहां पर 2019 में आपका एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया सेक्शन 79 में। यहां पर बोला गया कि जो भी टैक्सेबल पर्सन शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस टैक्सेबल पर्सन में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी आएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी आएगा, यानी कि सेक्शन 25(4) और 25(5) में जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बताया गया है वो भी आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका एक से ज्यादा एक ही स्टेट में या दूसरे स्टेट में भी आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वो आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। ए यूनिट भी आपका रजिस्टर्ड है, बी यूनिट भी आपका रजिस्टर्ड है, तो बी यूनिट भले ही सेम स्टेट में हो या दूसरे स्टेट में हो, वो आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेट वाला अगर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है, तो वो आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है। सेक्शन 25 के 4 और 5 में तो यही पढ़ा है। तो बोला गया कि टैक्सेबल पर्सन में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी यहां पर आएगा। हम लोग यहां पर बात करते हैं कहानी मोड ऑफ रिकवरी के बारे में, किस प्रकार से रिकवरी की जाएगी, किस प्रकार से रिकवरी की जाएगी। यहां पर पहले ही मैं आपको एक सेक्शन बता दूं, सेक्शन नंबर 79 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 79 सबसेक्शन 1, इसके अलावा हम लोग देखेंगे उसमें मोड ऑफ रिकवरी की पूरी कहानी, पूरा डिटेल लिस्ट दिया गया है कि किस किस तरह से उससे रिकवर कर लिया जाएगा। यहां पर बोलता है 79 सबसेक्शन 2 बोलता है कि भाई साहब ये 79(1) में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने कोई सिक्योरिटी वगैरह फर्निश किया था, ठीक है, कोई बॉन्ड वगैरह डाला था,
ठीक है, या कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड, जैसे कि आपने प्रोविजनल असेसमेंट में देखा है या फिर आपने देखा है कि एक्सपोर्ट करते वक्त में, तो अगर उसका पहले फर्निश किया हुआ है तो उससे हम लोग पैसे को भजा लेंगे डिपार्टमेंट वाले। लेकिन उसके अलावा 79 सबसेक्शन 2 के अलावा बाकी 79 1 में बहुत सारा लिस्ट दिया गया है। बड़ा आसान सा सेक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। हम लोग इन तरीकों के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका डिफॉल्टर से रिकवर करने का। अगर डिपार्टमेंट के पास उसका कोई मनी ओड है ना, कोई पैसा वापस करना था, प्रॉपर ऑफिसर या अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास उस टैक्सेबल डिफॉल्टर का, टैक्सेबल पर्सन डिफॉल्टर का मनी ओड है पहले से, ठीक है, तो रूल 143 के मैनर में जो भी जीएसटी पेबल होगा ना, उसको जो भी पैसा देने का होगा, अपने को देने का होगा, डिपार्टमेंट को देने का होगा, उससे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर उसको रिफंड करके डीआरसी 09 में ऑर्डर पास कर देंगे। तो जो भी मनी ओड है डिपार्टमेंट के पास पहले से, तो रूल नंबर 143 के मैनर में हम लोग क्या करेंगे, जो रिकवर करेंगे और बाकी जो भी उनका पैसा होगा वो वापस कर देंगे और डीआरसी 09 में सारा डिटेल हम लोग डिपार्टमेंट वाले इशू कर देंगे। ठीक है, पैसा है तो पैसा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसका गुड्स है हमारे कंट्रोल में। दूसरा तरीका, वो डिफॉल्टर टैक्सेबल पर्सन जो है, और अगर हमारे जीएसटी ऑफिसर के पास उसका गुड्स कंट्रोल में है किसी कारण से, तो उस सिचुएशन में उसको सेल करके हम लोग वसूलेंगे, सेल करके वसूलेंगे। सेल करने के लिए डीआरसी 10 में नोटिस देकर ऑक्शन जो है वो चालू किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है बेचेंगे हम, तुम्हारा गुड्स कंट्रोल में हमारे, उसको बेचेंगे हम, और उस बेचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका गुड्स हमारे कंट्रोल में ना, उसकी इन्वेंट्री बनाएंगे और उसका एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्शन करेंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। ऑक्शन करने के बाद जो पैसा आएगा हमारा, जो पूरा रिकवर हो गया, सारे खर्चे वर्चे भी हमने ले लिए, बाकी बच के आपको दे देंगे। तो रूल 144 के मैनर में, तो यहां पर आपको क्या क्या याद रहेगा, बस उतना ही ध्यान रखो। डिफॉल्टर टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, जिसने डिफॉल्ट करा है, उसका मनी ओड है डिपार्टमेंट के पास, तो वहां से एडजस्ट किया, गुड्स कंट्रोल में है तो उसको बेच दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्रॉपर्टी को सीज करने की बात। प्रॉपर्टी को सीज करने की बात करते हैं। दो तरीके हमने देख लिए, पहला तरीका, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है ना, गार्निशी प्रोसीडिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी और से पैसा है, इंक्लूडिंग बैंक के पास आपका पैसा है, तो उनसे ले लेगा, वो हम लोग गार्निशी प्रोसीडिंग बाद में देखेंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से रिकवरी कर लिया जाता है। तो थर्ड पार्टी से रिकवरी करने की जो कहानी है, उससे पहले हम लोग एक और कहानी देखते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि चौथा तरीका। थर्ड तरीका को अभी हम रहने देते हैं, फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड को रहने देते हैं, फोर्थ तरीके की बात करते हैं। प्रॉपर ऑफिसर कोई भी उसका मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा जो भी डिफॉल्टर के कंट्रोल में है। और अगर सीज करने के बाद 30 डेज के अंदर में उसने ड्यूज क्लियर नहीं करा ना, तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकता है। ये बात हमने देखा, चौथा तरीका। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा तरीका हमने देख लिया रिकवरी करने का। हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी के बारे में, उससे पहले देख लेते हैं अदर तरीके हैं रिकवर करने का। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या मजिस्ट्रेट से रिकवर करवाएगा। ठीक है, तो ये आपका पांचवा तरीका हो गया, ये छठा तरीका हो गया। ठीक है, तो पांचवा तरीका क्या है, प्रॉपर ऑफिसर एक सर्टिफिकेट बनाकर रूल 155 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेंड कर देगा। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेंड करके बोलेगा, भाई साहब आप प्लीज लैंड रेवेन्यू की तरह इसको रिकवर कर दो, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा, रिकवर करके देगा। छठा तरीका है, मजिस्ट्रेट को बोलेगा, प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन देकर मजिस्ट्रेट को बोलेगा, भाई साहब हमको रिकवर नहीं हो रहा है, आप प्लीज रिकवर कर दो, तो वो रिकवर कर देगा। ठीक है, तो इतने सारे तरीके हम लोगों ने देख लिए कि डिफॉल्टर का मनी ओल्ड से, गुड्स कंट्रोल से प्रॉपर्टी सीज करके रिकवर कर लिया। उसके अलावा आपने देख लिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को बोल दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड पर्सन से रिकवर करने का। मिस्टर एक्स का पैसा मिस्टर वाई से रिकवर करना, ये क्या बात हुई, इसको बोलते हैं गार्निशी प्रोसीडिंग। यहां पर आपका रिकवरी किया जाता है थर्ड पर्सन से, रूल 145 के हिसाब से डीआरसी 13 इशू करके। ठीक है, थर्ड पर्सन को नोटिस दिया जाता है। ठीक है, डीआरसी 13 में थर्ड पर्सन को, तो थर्ड का हम लोगों ने 3 चुरा लिया और ये 1 डीआरसी, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, उससे रिकवरी किया जाएगा। तो जो टैक्सेबल पर्सन यानी कि डिफॉल्टर का पैसा ये थर्ड पर्सन होल्ड करता था, उसका मनी होल्ड करता था, या उसका मनी अदरवाइज अकाउंट करता है, ठीक है, या फिर जिसको नोटिस जो है इशू किया गया, वो मतलब यहां पर बोलता है कि मनी ओन्ड है, ये अकाउंट करता है, चाहे बैंक वगैरह क्यों ना हो।
ठीक है, ये लोग बाउंड होगा, नोटिस इनको दिया जाएगा डीआरसी 13 में, ये लोग बाउंड होंगे नोटिस को कंप्लाई करने के लिए, ये लोग जो है नोटिस को कंप्लाई करने के लिए बाउंड होंगे। अगर कंप्लाई नहीं किया तो इसी को डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, बेटा तेरे को ही डिफॉल्टर मान लेंगे अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया तो। ठीक है, तो जो टैक्सेबल पर्सन का पैसा जो भी थर्ड बंदा होल्ड करता है या अदरवाइज अकाउंट करता है उसको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस का कंप्लाई करना पड़ेगा, नोटिस का कंप्लाई नहीं किया तो उसी को डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। नोटिस देने वाला ऑफिसर किसी भी वक्त अपना नोटिस को अमेंड, रिवोक या फिर टाइम एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, नोटिस देने वाला ऑफिसर के यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया कि ले तेरे को नोटिस को अमेंड करना है कर सकते हो, रिवोक करना है कर सकते हो, टाइम भी बढ़ा सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर थर्ड पर्सन नोटिस को कंप्लाई के डर से डर के मारे पे कर देता है, यहां पर डर के मारे पे कर दिया इस थर्ड पर्सन, अरे नोटिस आ गया बाबा जल्दी से पे कर दे, ठीक है, भले वो किसका है राम को बाद में देख लेंगे, शाम को बाद में देख लेंगे। अगर थर्ड पर्सन नोटिस कंप्लाई के डर से पे कर देता है तो माना जाएगा ओरिजिनल डिफॉल्टर। ओरिजिनल डिफॉल्टर के परमिशन यानी कि अथॉरिटी से पे करा है। ये वो बाद में नहीं बोल सकता कि भाई तुमने मेरे से पूछा कि मैं पे कैसे कर दिया जीएसटी डिपार्टमेंट को, नहीं, ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि तुम्हारे अथॉरिटी या परमिट से पे किया है, वो क्लेम नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपका थर्ड पर्सन किस एक्सटेंट तक लायबल होगा, एक ये सवाल बड़ा सवाल उठता है कि थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है वो किस एक्सटेंट तक लायबल होगा, उसकी पूरी लायबिलिटीज के लिए क्या लायबल होगा, नहीं, नोटिस सर्व के टाइम में, जब नोटिस दिया गया ना इसको, नोटिस सर्व के टाइम में, इनको जब नोटिस सर्व किया गया उस वक्त, सर्व करते वक्त, ठीक है, सॉरी इसको सर्व करते वक्त नहीं, फर्स्ट पार्टी को सर्व करते वक्त, डिफॉल्टर को सर्व करते वक्त में, नोटिस सर्व करते वक्त ये बंदा जितना उसके मनी, प्रॉपर्टी या गुड्स को होल्ड करता था उसी एक्सटेंट तक इन पर ये लायबिलिटीज बनेगी। ठीक है, ये बात आपको जाननी है, इसको गार्निशिंग प्रोसीडिंग कहा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बैक करके एक बार आप सुनोगे इस सेक्शन को, आप देखो गूगल में तो सब कुछ मिलता ही है, सेक्शन 79 ऑफ सीजीएसटी एक्ट करके जब आप सर्च करोगे तो सेक्शन 79 ऑफ सीजीएसटी एक्ट खुलेगा और आप उसको रीड कर सकते हो डायरेक्ट बेयर एक्ट से। तो मेरी बातें जो भी मैंने बताई वो आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले ही मैंने बता दिया था यहां पर कि अगर मान लीजिए किसी ने बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है, जैसे एक्सपोर्ट के टाइम पर, प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पर, तो वहां से भी पैसा बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट से भी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद 79 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाला प्रॉपर ऑफिसर अपने इंटरेस्ट टैक्स पेनाल्टी को रिकवर करने जाता है ना, तो साथ में सेंट्रल वाले को भी उससे, जब आप अपना एसजीएसटी या यूटीजीएसटी रिकवर करने के लिए जाते हो ना, तो आपको सीजीएसटी को भी रिकवर कर लेना है। ठीक है, वो भी रिकवर कर लेना है। ठीक है, ये बात बताता है। फिर आपका एक सेक्शन आएगा 79 का 4। 79 का 4 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वाला रिकवर करने के लिए जाता है और इसकी रिकवरी जो होती है कम होती है, लेस होती है, तो ये लोग को आपस में प्रपोर्शन में बांटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सीजीएसटी वाले को भी देना पड़ेगा, खुद को भी एस या यूटीजीएसटी वाले को भी रखना पड़ेगा। ये किस प्रपोर्शन में बांटेगा, तो जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है ना, ड्यू इन जितना उस प्रपोर्शन में बांट लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सेक्शन की कहानी देखते हैं। अगला सेक्शन आपको बोलता है, एक अगला सेक्शन आता है सेक्शन 79 के बाद सेक्शन 80। ठीक है, सेक्शन 80 आता है, यहां पर स्लाइड नहीं है इसकी वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। यहां पर आता है सेक्शन नंबर 80। ये सेक्शन नंबर 80 क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है टैक्स एंड अदर अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करने का ऑप्शन। टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, सबसे पहले ना वो कमिश्नर के पास जाके गुहार लगाएगा, कमिश्नर को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बोलेगा, रीजन के साथ रिक्वेस्ट करेगा। तो ये कमिश्नर क्या करेगा, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का आपको अलाउ कर सकता है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 50 का आपको इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। इंस्टॉलमेंट जो मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट में, अब 24 इंस्टॉलमेंट के लिए मतलब इंस्टॉलमेंट का कंडीशन एंड लिमिटेशन आपको बता सकता है। ठीक है, कंडीशन और लिमिटेशन बता सकता है। अगर कमिश्नर चाहे तो बाद में भी आपको इंस्टॉलेशन फैसिलिटी या फिर उसका टाइम एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कमिश्नर को आप पर शक हुआ टैक्सेबल पर्सन पर, तो जो आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर होगा ना, उससे पूछ सकता है कि आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, उसका वो इंक्वायरी भी कर सकता है कि आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, कहीं आप इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट तो नहीं करोगे। तो टैक्सेबल पर्सन के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिक्वेस्ट करने पर कमिश्नर भाई साहब मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का अलाउ कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा।
इंस्टॉलमेंट 24 मैक्सिमम बोल सकता है आपको, कंडीशन एंड लिमिटेशन बताकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी पर शक है कि इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट कर सकते हो, तो क्या करेगा, आपके जुरिडिक्शनल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन देकर कि भैया ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना बंदा इंस्टॉलमेंट लेने के लिए, उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी हमको बता दो। अब अगर कुछ केस में आप क्या करते हो, फैसिलिटी अलाउड नहीं होता है, नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अलाउड, सेक्शन 80 बोलता है, सेक्शन 80 बोलता है नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। अब ये कब इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी आपको अलाउड नहीं होगा, जरा उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। अगर ऑलरेडी जीएसटी के एक्ट में कहीं पर रिकवरी प्रोसीडिंग आपका ऑन है, रिकवरी ऑलरेडी कहीं पर चल रहा है, रिकवरी सेक्शन 79 के तहत होता है ना, तो 79 का रिकवरी प्रोसीडिंग ऑन है, तो भैया आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है, आपको हम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। इमीडिएट पिछले फाइनेंशियल ईयर के इंस्टॉलमेंट में आपने डिफॉल्ट किया था, डिफॉल्ट में दो बातें आती है, डिफॉल्ट में दो बातें आती है, एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिफॉल्ट किया था, और दूसरी बात क्या आती है कि अगर एनी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो ये जो 24 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम आपको ना, किसी भी इंस्टॉलमेंट भाई साहब अगर आपने डिफॉल्ट करा ना, तो उसी दिन मान लिया जाएगा कि सारा का सारा पेमेंट आपको अगले रिटर्न के साथ दे देना है, आपकी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी गई, भूल जाओ। जिस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिफॉल्ट करा था तब तो ये आपको इंस्टॉलमेंट मिलने से रहा, लेकिन अगर आपको इंस्टॉलमेंट मिल गया इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी और उसके बाद आपने डिफॉल्ट करी, तो जिस पीरियड में, जिस टैक्सेबल पीरियड में आप डिफॉल्ट करोगे ना, वहीं पर आपका सारा इंस्टॉलमेंट खत्म मान लिया जाएगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो होता है यहां पर, अगर लेस देन 25,000 है तो क्या इंस्टॉलमेंट लोगे, 25,000 से कम का मामला है तो क्या इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, किसी से मांग कर ही पे कर दो, तो आपको पे करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे तो पूरा इंस्टॉलमेंट उसी वक्त डिमांड माना जाएगा और रिकवरी आपकी हो जाएगी अगर आपने नहीं दिया तो। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 80 के बारे में, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज के बारे में पूरी कहानी। अब सेक्शन 80 के बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है सेक्शन 81 के तहत। कुछ केस में क्या होता है ना, सेक्शन 81 क्या बोलता है, कुछ केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप कर देते हो टैक्स से बचने के चक्कर में, उसको बोलता है कि ऐसा ट्रांसफर वाइड माना जाएगा। कुछ ट्रांसफर कुछ ट्रांसफर जो होता है ना, वो वाइड माना जाएगा। अब ये कौन कौन से ट्रांसफर वाइड माने जाएंगे, अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई फुल या पार्ट चार्ज किया गया था, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी पर कोई फुल या पार्ट चार्ज किया गया था या करना था जीएसटी डिपार्टमेंट वाले को, उसका आप क्या कर देते हो, सेल कर दिया, उसका आपने क्या कर दिया, बदमाशी से बेच दिया, या मॉर्गेज कर लिया, या आपने एक्सचेंज कर लिया, या अदरवाइज किसी भी तरीके से आपने कोई एडजस्टमेंट कर लिया उस प्रॉपर्टी के साथ गवर्नमेंट रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने के इरादे से, तो वो ट्रांसफर वाइड माना जाएगा। वो माना ही नहीं जाएगा कि आपने सेल, एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर किया, जिसके पास भी आपने दिया उसे छीन लिया जाएगा। एक्सेप्ट वाइड नहीं माना जाएगा अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, गुड फेथ में हो, ठीक है, और आपके खिलाफ कोई नोटिस पेंडिंग ना हो। एडिक्वेट, गुड फेथ उस वक्त आपके, जब आपने सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज वगैरह किया, ठीक है, तब कोई नोटिस पेंडिंग नहीं था, या फिर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन या गुड फेथ नहीं भी है तो प्रायर परमिशन ले लिया है, ठीक है। तो सेक्शन 81 बोलता है कि कोई भी ट्रांसफर अगर आप टैक्स को डिफ्रॉड करने के इरादे से करते हो ना, तो उसको वाइड माना जाएगा, एक्सेप्ट एडिक्वेट कंसिडरेशन, गुड फेथ, और कोई भी नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात हम लोगों ने जानी। अब हमारा अगला सेक्शन बोलता है टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पर पहले टैक्स चार्ज करने का किसका अधिकार होगा, कौन से कानून का अधिकार होगा, तो बोला सबसे पहला अधिकार होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का पहला अधिकार। उसके बाद दूसरा अधिकार सीजीएसटी एक्ट का, उस टैक्सेबल पर्सन के प्रॉपर्टी से रिकवर करने का प्रायोरिटी सीजीएसटी एक्ट को दिया जाएगा उसके इंटरेस्ट पेनाल्टी को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो ये बात बताया गया सेक्शन 82 के तहत। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ती है सेक्शन 83। ये बोलता है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपका प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, सेक्शन 62 वाला प्रोसीडिंग, सेक्शन 62 वाला प्रोसीडिंग मतलब बेस्ट जजमेंट नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसका किया जाएगा, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का। सेक्शन 63 का असेसमेंट, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सेक्शन 64 समरी असेसमेंट स्पेशल केस में। सेक्शन 67 इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, या फिर 73 एंड 74 नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, नॉट पेड, शॉर्ट पेड और इरोनियस रिफंड।
ये सारे मामले सब कुछ हैं, मान लीजिए इसका प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इसका प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो आप इतना ही समझो कि अगर स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में कमिश्नर को जरूरी लगा, किसको जरूरी लगा, कमिश्नर भाई साहब को जरूरी लगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में, तो किसी प्रॉपर्टी का बाय ऑर्डर, किसी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट आपका प्रोविजनली अटैच कर सकता है रूल 159 के मैनर में। रूल 159 क्या बोलता है कि डीआरसी 22 में आपको नोटिस देगा, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं, फिर 7 दिनों का आपके पास समय देगा और आपने 7 दिनों के अंदर में पे नहीं किया तो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि रूल के मैनर में, तो अगर पेंडिंग है तो कमिश्नर स्पेसिफाइड रूल के मैनर में आप बोल सकते हो क्या करेगा, वो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है। प्रोविजनल अटैचमेंट की वैलिडिटी 1 साल की होगी, जिस दिन ऑर्डर दिया ना प्रोविजनल अटैचमेंट का, उसके 1 साल की जो है वो वैलिडिटी होगी, ठीक है, वो 1 साल की वैलिडिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक रूल बताता है, ये रूल नंबर है 152, ठीक है। ये 152 रूल आपको क्या बताता है कि अगर जिस वक्त आपने प्रोविजनल अटैचमेंट करने के लिए गए, प्रॉपर्टी किसी कोर्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में है, किसी की कस्टडी में है, किसी भी कानून के तहत सरकार की कस्टडी में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको रिक्वेस्ट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर की भाई साहब आप उसको वापस मत करना, मत करियो वापस, जब तक हम रिकवरी ना कर ले आप रखे रहो या मेरे को दे दो, ठीक है। ये बात बोल देगा, ये रूल 152 बोलता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि रूल 153 करके एक रूल आता है प्रोविजनल अटैचमेंट में ही, ये बोलता है कि फर्म में एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जो भी डिफॉल्टर है तो आपके हिस्से का, आप पार्टनर हो ना, आपके हिस्से का प्रॉपर्टी प्रॉफिट शेयर है, ठीक है, उससे पहले गवर्नमेंट ड्यू रिकवर की जाएगी फर्म का बोलकर। ये आप नहीं बोल सकते कि मेरे हिस्से से हम नहीं देंगे, नहीं बोल सकते, उससे भी रिकवर की जाएगी, ये रूल नंबर 153 कहता है, ठीक है, प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 84 के बारे में, वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, रिकवरी प्रोसीडिंग की वैलिडेशन, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ कुछ रिकवरी प्रोसीडिंग का। अगर किसी गवर्नमेंट ड्यूज पर नोटिस दिया था, ठीक है, लेकिन मामला मामला अपील रिवीजन या रेफरेंस में चला गया, ठीक है। अगर आपने क्या करा था, किसी गवर्नमेंट ड्यूज पर नोटिस दिया गया था, नोटिस देने के बाद मामला चला गया अपील रिवीजन वगैरह में, ठीक है, तो वो जो ड्यूज होगा, जो भी ड्यूज होगा आउटस्टैंडिंग, उसको वो इनहांस करेगा या रिड्यूस करेगा। दो ही बातें हो सकती है। अगर इनहांस कर दिया तो उसी नोटिस के बेसिस पर, जो नोटिस था ना जिसको इनहांस कर दिया, उसी नोटिस के बेसिस पर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टैंड रिवाइव हो जाएगी और सेक्शन 79 में अकॉर्डिंगली रिकवरी होगी। लेकिन अगर रिड्यूस कर दिया, तो जितना पोर्शन माफ कर दिया, पूरा माफ कर दिया तो प्रोसीडिंग वहीं खत्म, नहीं तो जितना पोर्शन माफ कर दिया वहां पर प्रोसीडिंग खत्म, बाकी का प्रोसीडिंग स्टैंड रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग में इतनी बात बताई गई है कि नोटिस देने के बाद, जो भी आपका रिकवरी का नोटिस देने के बाद अगर अपील रिवीजन में मामला चला गया और अपील रिवीजन में इनहांस कर दिया गया, तो वो अमाउंट जो भी इनहांस किया गया है ना, उस एक्सेस अमाउंट को भी उसी नोटिस के तहत रिकवर किया जाएगा। रिड्यूस कर दिया गया तो जितना रिड्यूस कर दिया गया उतना का तो आपका प्रोसीडिंग वही खत्म मान लिया जाएगा, रिवोक मान लिया जाएगा और बाकी बैलेंसिंग फिगर स्टैंड रिवाइव हो जाएगा। इसी के साथ ये डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर का रिवीजन आपका कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अच्छे तरीके से 1-2 बार और सुनोगे, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करोगे और क्वेश्चन आंसर जरूर देखोगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग रिफंड चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए जयराम जी की।